नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल आज पुनः आपको एमए प्रीवियस के जो पूर्व में हमारा अधूरा रह गया था टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का वल्केनिसिटी ज्वालामुखी प्रक्रिया, इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे पूर्व में हम पढ़ चुके थे कि ज्वालामुखी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने उद्गार के आधार पर दो तरह के ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी जो कि भूगर्भिक हलचलों से भूपर्पटी की शैलों में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से जो लावा धरातल पर प्रवाहित होकर निकलता है, इसे ही हम दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं। यह अधिकतर रचनात्मक प्लेटों के सहारे होता है। इस प्रकार के उद्गार क्रिटेशियस युग में बड़े पैमाने पर हुए थे, जिससे कि भारत में लावा के पठार का निर्माण हुआ था, जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला है, ये हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं। अब है ज्वालामुखी का विश्व वितरण या इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्लेट विवर्तनिक के आधार पर ही जो ज्वालामुखियों का वितरण है उसको समझाया गया है। विश्व स्तर पर अधिकांश जो ज्वालामुखी हैं वो प्लेट की सीमाओं से ही संबंधित है। लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं और 80% ज्वालामुखी अविनाशी प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ज्वालामुखी का उद्भेदन प्लेट के आंतरिक भागों में भी होता है। पहला है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। इस मेखला को हम अग्नि मेखला भी कहते हैं। यह प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखी की संख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ पर जो ज्वालामुखी आते हैं वो विनाशात्मक प्लेट के सहारे पाए जाते हैं। यहाँ विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखियों का वितरण मिलता है। इसे हम फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। यह पेटी जो है वह अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला व उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वतमाला का अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह जो मेखला है वो अधिकांशतः यह भी विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे मिलती हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन एवं इंडियन के मध्यवर्ती भागों इंडियन प्लेट का में जब अभिसरण होता है तो यूरेशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में नवीन वलित पर्वतों के सहारे यह मेखला पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है। यह आइसलैंड से आरंभ होकर स्कॉटलैंड होती हुई अफ्रीका के कैमरून पर्वत की ओर जाती हैं। कनारी द्वीप पर इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक पश्चिम की ओर तथा दूसरी पूर्व की ओर। पूर्व की ओर वाली शाखा स्पेन, इटली, सिसिली, तुर्की, काकेशिया, आर्मेनिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और मलेशिया होती हुई इंडोनेशिया तक जाती हैं। इसके अलावा अफ्रीका की जॉर्डन घाटी में भी जो रिफ्ट वैली है, जॉर्डन से लेकर के लाल सागर होती हुई अफ्रीका की विशाल रिफ्ट घाटी में फैली हुई है। पश्चिम की ओर वाली जो शाखा है कनारी द्वीप से पश्चिम द्वीप तक जाती है। यूक्रेन की राइन भ्रंश घाटी में भी अनेक विलुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तीसरी जो है मध्य अटलांटिक मेखला। यह जो मेखला है वो मध्य महासागरीय, जिसे अटलांटिक महासागर जो है उस कटक में ज्वालामुखी मेखला के सहारे रचनात्मक जो प्लेट किनारे हैं उसके सहारे मिलती हैं। रचनात्मक प्लेट किनारे जैसे कि हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से 2 प्लेटों के अपसरण के कारण दरार या भ्रंशन का निर्माण होता है। इस भ्रंशन का प्रभाव एस्थेनेस फियोर तक होता है, जहाँ पर का जो बेसाल्ट लावा मैग्मा होता है, जहाँ का बेसाल्ट मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है और इसके शीतलन से क्रस्ट का निर्माण होता है। कटक के पास जो होता है लावा वह नवीनतम होता है। जैसे जैसे कटक से दूर जाते हैं वह लावा उतना ही प्राचीन होता जाता है। यह मेखला जो है वह आइसलैंड में इसके सर्वाधिक ज्वालामुखी आइसलैंड में पाए जाते हैं, जो कि सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है आइसलैंड वाला। फिर आइसलैंड में लाकी, हेकला, हेल्गाफेल आदि के उद्गार प्रमुख हैं। स्कॉटलैंड, आइसलैंड के बाद जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर का लेसर एंटिलीज द्वीप है वहाँ पर भी इसके ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अजोर्स द्वीप हैं, सेंट हेलेना है आदि में यह ज्वालामुखी क्षेत्र फैला हुआ है। चौथा है अंतरा प्लेट
मध्य अटलांटिक महान ब्रंश घाटी हम पूर्व में ही परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। बिखरी हुई मेखला में जो पढ़ते हैं अंतरा प्लेट ज्वालामुखी इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अंतरा प्लेट यानी कि जो महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट के अंदर पाए जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिसका जो कारण है वो माइक्रो प्लेट गतिविधियां एवं गर्म स्थल जो संकल्पना है, हॉट स्पॉट संकल्पना को भी माना जाता है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा अभी तक इसका स्पष्टीकरण इतना अधिक नहीं हो पाया है। इस मेखला का जो प्रमुख क्षेत्र है वह है हवाई द्वीप, जहाँ से प्रारंभ होकर यह उत्तर पश्चिम दिशा में कमचटका द्वीप तक फैली हुई हैं। मात्र हवाई द्वीप पर ही ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा भूकंप आते हैं, बाकी संपूर्ण क्षेत्र जो है वह भूकंप रहित है। ज्वालामुखी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ज्वालामुखी और भूकंप आपस में सह संबंधित है, तो इसमें हवाई द्वीप ऐसा है जहाँ पर ज्वालामुखी भी आते हैं और साथ ही साथ भूकंप भी आते हैं। ये तो हैं ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र। अब ये ज्वालामुखी के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिसमें पूर्व में ही हमने जैसे चर्चा की थी कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दो रूप होते हैं, एक तो भूगर्भ की तरफ और एक है धरातल की तरफ। जो भूगर्भ की तरफ जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं यानी धरातल के नीचे की तरफ, उन्हें हम आंतरिक स्थलाकृतियाँ कहते हैं, और जो धरातल के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसे हम बाह्य स्थलाकृतियाँ कहते हैं। अब जैसे कि हम आंतरिक स्थलाकृतियों पर चर्चा करें आंतरिक स्थलाकृतियों में जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे पहले है लेकोलिथ, ऊपर ही ऊपर है लेकोलिथ, अर्थात इसे हम छत्रशिला भी कहते हैं, जो कि लावा के गुंबदाकार जमाव होते हैं। जब लावा है वो परतों के बीच में ही गर्म लावा जब परतों के बीच में ही जम जाता है और उसके ऊपर वाष्प और गैस के दबाव के कारण ऊपर की तरफ गुंबद के आकार में वो बदल जाता है और रिक्त स्थान में लावा भर जाता है, तो इस तरह की जो आकृति बनती है वो है लेकोलिथ। दूसरा है डाइक, जैसे कि यहाँ डाइक ये लंबे स्तंभ होते हैं एक तरह के। लावा जब बाहर निकलते समय मार्ग में अवसादी चट्टानें आने के कारण, जो कि लंबवत रूप में होती हैं, लंबवत दीवार या बांध के रूप में, तो इसमें लंबवत रूप में ही जम जाता है और इससे जो आकृति बनती है वह डाइक, इसे भित्तिशिला भी हम कह सकते हैं। जैसे कि सिंहभूमि जिला है बिहार में, झारखंड में, वहाँ पर भी अनेक तरह के डाइक मिलते हैं। इसका अन्य रूप है सिल। जब लावा अवसादी चट्टानों में की परतों में प्रवेश करके क्षैतिजीय रूप से या परतदार रूप से जम जाता है तो यह सील या पत्रक शिला का रूप ले लेता है। यह भी अधिकतर छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाए जाते हैं। अगला है लेपोलिथ। ये जैसे कि तश्तरी नुमा होता है। यह जब अवसादी चट्टानों में लावा तश्तरी के आकार में जम जाता है तो उस आकृति को हम लेपोलिथ कहते हैं। अन्य आकृति है इसकी फेकोलिथ। फेकोलिथ यानी भूमि के भीतर जब लावा का जमाव लहरदार होता है, यानी अपनति और अभिनति के रूप में जब लावा का जमाव होता है तो उससे जो स्थलाकृति बनती है, टोपोग्राफी बनती है, वह है फेकोलिथ। बेथोलिथ, यह भी मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वालामुखी बेथोलिथ जो होता है वह पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं वहाँ पर बेथोलिथ टाइप की स्थलाकृति पाई जाती हैं। बेथोलिथ एक तरह के गुंबदाकार लावा के विशाल जमाव होते हैं जो कि लेकोलिथ की तरह ही होते हैं, लेकिन यह भूगर्भ की तरफ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित जो बाह्य स्थलाकृतियाँ होती हैं, जिसमें प्रमुख हैं शंकु, क्रेटर, कोल्डेरा, गीजर या गेसर, धुआरे और गर्म जल के स्रोत। अब पहला है शंकु, जो कि एक त्रिभुजाकार संरचना होती है जो कि ज्वालामुखी पदार्थ के निर्मित होने जमाव से बनती है। इसके जो प्रमुख टाइप्स हैं, पहला है सिंडर शंकु, जिसे हम राख शंकु भी कहते हैं। यह जो शंकु है वह अधिकतर मैक्सिको में होते हैं। इसमें मैग्मा की अनुपस्थिति पाई जाती है। दूसरा है अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु होता है वह मैग्मा जब अत्यधिक गाढ़ा होकर के जब जमता है, अर्थात उसकी जब श्यानता अधिक होती है तो जो तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, तो वह अम्लीय लावा शंकु का ही एग्जाम्पल होता है। तीसरा है क्षारीय लावा शंकु,
जिसे हम हवाई तुल्य जो शंकु भी कह सकते हैं। इसमें लावा होता है, वो अत्यंत ही पतला होता है और शीघ्र ही यह ठंडा होकर के फैल जाता है। इसे पैठिक या बेसिक लावा शंकु, शील्ड शंकु भी कहते हैं, जैसे हवाई द्वीप का मोनोलोवा है, किलातुआ है। चौथा है मिश्रित लावा शंकु। यह सबसे ऊंचा शंकु होता है, जो कि पायरोप्लास्टिक जो पदार्थ होते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी क्षिप्त पदार्थ भी कहते हैं। यह परतदार रूप में इसका जमाव होता है, अतः इसे हम परतदार शंकु भी कह सकते हैं। इससे जो पदार्थ उत्सर्जित होता है वो इसके ज्वालामुखी के मुख के चारों तरफ परत के मतलब परत के रूप में इकट्ठा होता है, इसलिए इसे हम परतदार शंकु कहते हैं, जैसे कि जापान का फ्यूजियामा, शास्ता, रेंडियर, हुड, ये यूएसए में। अन्य इसका शंकु का रूप है वह है परपोषी शंकु, जो कि माउंट शास्ता यूएसए की जो कास्केड पर्वत श्रेणी है वहाँ पर पाया जाता है। परपोषी यानी अन्य शंकु के ऊपर शंकु के रूप में बनना। शंकु में शंकु, ये भी एक तरह का परपोषी शंकु ही है। जो अन्य स्थलाकृतियाँ हैं इसके द्वारा जो बनती हैं बाह्य स्थलाकृतियाँ, इसमें एक है डॉट प्लग, जिसका व्यास जो होता है वह 1000 से 2000 फीट तक हो सकता है, जैसे यूएसए का डेविल टावर तथा ब्लैक हिल टावर। यदि डॉट प्लग का निर्माण ब्रेसिया से होता है तो उसे हम ड्राइटम भी कहते हैं। दूसरा है क्रेटर या कोल्डेरा। जब ज्वालामुखी छिद्र का विस्तार अत्यधिक हो जाता है या चौड़ा हो जाता है ज्वालामुखी छिद्र या मुख उसका, तो वह क्रेटर का रूप ले लेता है। इसका व्यास जो होता है वो 30 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक हो सकता है। इससे कम या चौड़े भी छोटे या बड़े क्रेटर भी हो सकते हैं, जैसे अलास्का का एनिया कचक ज्वालामुखी का क्रेटर। दूसरा है घोंसलेदार क्रेटर, यानी जब क्रेटर के अंदर जब छोटा क्रेटर बन जाता है तो उसे हम घोंसलेदार क्रेटर कहते हैं। यह एक तरह का परपोषी या आश्रित क्रेटर होता है। कोल्डेरा, कोल्डेरा क्रेटर का ही विस्तृत रूप होता है। इसके निर्माण में भी कई तरह के मत दिए गए हैं, जैसे जब भयंकर विस्फोट होता है तो क्रेटर होता है वह ध्वस्त हो जाता है, या फिर जब अत्यधिक तीव्र अपरदन होता है तो जो पुराना क्रेटर होता है उसकी दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं, और इससे जो बनता है वह है इससे भी कोल्डेरा का निर्माण होता है। बाबू मम्मा पढ़ रही है। आगे हम पढ़ रहे हैं गीजर या गेसियर जो है वो आइसलैंड की भाषा है, उसके गेसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हम पढ़ रहे हैं गीजर्स। यह जो है वो आइसलैंड की जो भाषा है उसके गेसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तीव्रता से उछलता हुआ। यह जो है वह गर्म जल के स्रोत होते हैं, जिनमें एक अवकाश के बाद गर्म जल एवं वाष्प तीव्रता से बाहर की तरफ निकलती हैं। कभी कभी इनकी ऊंचाई कई सैकड़ों फीट तक भी जाती है। जो यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क है उसका एल्ड फेथफुल गीजर विश्व प्रसिद्ध गीजर है, जो कि प्रति 60 मिनट बाद केवल 4 मिनट के लिए जिसका उद्गार होता है। दूसरी जो स्थलाकृति है वह है धुआरे, जिसे हम फ्यूमरोल्स भी कह सकते हैं। यह एक ऐसा छिद्र होता है जिसके सहारे गैस तथा वाष्प बाहर निकलती हैं। इसका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जो धुआरे हैं वह माना जाता है कि ज्वालामुखी सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। अन्य इसका रूप है धुआरे के बाद गर्म जल के स्रोते, जिसे हम हॉट स्प्रिंग्स भी कह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। यह जो है वह हमारे भारत में जो गर्म जल के स्रोत हैं वह लद्दाख के पूगा घाटी है, जैसे मणिकर्ण है जो हिमाचल प्रदेश में। एक तरह की भूगर्भिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये। यहाँ पर कई भूगर्भिक ऊर्जा के प्लांट भी लगाए गए हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। एक अन्य रूप जो हम पढ़ना रह गया है वह है सॉल्फ तारा। जब जो गैसीर होता है उसमें जल वाष्प या जल की जगह जब सल्फर भी निकलता है या जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है तो वह सॉल्फ तारा के नाम से जाना जाता है। जैसे इटली का या फिर जो विश्व की सबसे बड़ी सहस्त्र धुआरे की घाटी जिसे हम कहते हैं वह है अलास्का में। यह धुआरों का भी आर्थिक उपयोग होता है। इसमें जो सॉल्फ तारा जिसका एक रूप है जिसमें गंधक एवं बोरिक एसिड प्राप्त किया जाता है, या इससे स्किन या त्वचा रोग के उपचार किए जाते हैं। इस तरह से ये थी प्रमुख स्थलाकृतियाँ, अंत स्थलाकृतियाँ तथा बाह्य स्थलाकृतियाँ। इनको हम टोपोग्राफिकल एक्सप्रेशंस ऑफ वल्केनिसिटी भी कह सकते हैं।
आगे हम और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।